दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप इंडिया से नीदरलैंड्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इंडिया से नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, किस में स्कोप ज़्यादा है, ठीक है, और किस तरह से आपको बायर मिलेगा, और जितनी भी चीज़ें एक्सपोर्ट में आती हैं शुरू से लास्ट तक हम हर स्टेप को आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, किसी भी कंट्री को जो आप एक्सपोर्ट करना के बारे में सोच रहे हैं तो आपको देखना उसकी स्टैंडिंग या पोजीशनिंग देखना ज़रूरी है। तो नीदरलैंड्स की जो स्टैंडिंग है या पोजीशनिंग है वो ये है कि नीदरलैंड्स इज़ द 10th लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, यानी कि इंडिया से किस कंट्री में माल ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है उसमें नीदरलैंड्स लिस्ट में नंबर 10 पे आता है। सबसे ज़्यादा माल इंडिया से अगर एक्सपोर्ट किसी कंट्री में होता है तो वो है यूएसए। सबसे ज़्यादा माल इंडिया से यूएसए एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद चाइना, उसके बाद यूएई, उसके बाद हांगकांग, फिर बांग्लादेश, उसके बाद यूके, उसके बाद जर्मनी, फिर नेपाल, और नंबर 10 पे आता है नीदरलैंड्स। यानी कि टॉप 10 की लिस्ट में एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के एतबार से, एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रिस्पेक्ट से नीदरलैंड्स 10 नंबर पे आता है। यानी कि अच्छा खासा माल इंडिया से नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट हो रहा है, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज इन्वॉल्व है, जिसमें से नीदरलैंड जो है नंबर 10 पे आता है इंडिया के एक्सपोर्ट के पर्सपेक्टिव से। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा इंडिया का माल नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जिस कंट्री में ज़्यादा माल किसी कंट्री का एक्सपोर्ट होता है उस कंट्री का और माल एक्सपोर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो नीदरलैंड्स आपके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अब ये जान लेते हैं कि नीदरलैंड से ऑलरेडी जो माल एक्सपोर्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से माल हैं जो इंडिया से ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो इंडिया से मेनली जो एक्सपोर्ट ज़्यादातर हो रहा है नीदरलैंड्स में वो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम रिलेटेड मटेरियल्स, अपैरल्स, क्लोथिंग यानी कि कपड़े, गारमेंट्स, ये सब एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा टेक्सटाइल फैब्रिक्स, यान, ये भी एक्सपोर्ट हो रहा है। टेक्सटाइल फैब्रिक और यान मतलब धागा जो होता है, कपड़ा बुनने का धागा, वो भी एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा मेड अप आर्टिकल्स ऑफ क्लोथिंग, यानी कपड़े के बने बनाए चीज़ें, यानी कि उसमें हाफ पैंट जिसको बोलते हैं, शॉर्ट्स वो हो सकता है, शर्ट्स हो सकती है, टी शर्ट हो सकती है, यानी कि गारमेंट के डिफरेंट आर्टिकल्स, गारमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट नीदरलैंड्स हो रहा है इंडिया से। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स एक्सपोर्ट हो रहा है। इसके अलावा वेजिटेबल एंड फ्रूट बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है नीदरलैंड्स में इंडिया से। इसके अलावा इलेक्ट्रिक की मशीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट हो रही है नीदरलैंड में, ठीक है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रही हैं। अब देखिए, नीदरलैंड में अगर आप इंडिया से फ्लावर्स यानी कि फूल एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो नीदरलैंड्स एक अच्छा डेस्टिनेशन नहीं भी हो सकता है, क्योंकि नीदरलैंड्स की फ्लावर्स में जो है वो पूरी दुनिया में मोनोपोली है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्लावर प्रोडक्शन के लिए अगर कोई जाना जाता है कंट्री तो वो है नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स को खासतौर से फ्लावर प्रोडक्शन और फ्लावर एक्सपोर्ट के लिए वो जाना जाता है। तो अगर आप फूल यानी कि फ्लावर्स एक्सपोर्ट करने के बारे में सोचिए नीदरलैंड्स, तो मत सोचिए, बेहतर है कि आप किसी दूसरी कंट्री को टारगेट कीजिए फ्लावर्स एक्सपोर्ट करने में। फ्लावर के अलावा बहुत चीज़ एक्सपोर्ट होती हैं। अब देखिए, नीदरलैंड के बारे में एक चीज़ और है, नीदरलैंड जो है 3rd लार्जेस्ट फ्रूट इम्पोर्टर है। फ्रूट इम्पोर्ट करने के मामले में वो 3rd लार्जेस्ट कंट्री आता है, और 4th लार्जेस्ट वेजिटेबल इम्पोर्टर है। वेजिटेबल को इम्पोर्ट करने में 4th लार्जेस्ट कंट्री वो आता है पूरी दुनिया में। यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल नीदरलैंड्स में बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, और इंडिया से भी फ्रूट और वेजिटेबल बहुत ज़्यादा नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नीदरलैंड्स यूरोप में पड़ता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो एक तरह से हब बना हुआ है। वो पूरी दुनिया से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जो है नीदरलैंड्स इंपोर्ट करके अपनी कंट्री में लाता है और वहाँ से फिर री एक्सपोर्ट करता है डिफरेंट कंट्रीज़ में, यूरोप की खास तौर से, कुछ यूरोप के बाहर भी वो एक्सपोर्ट करते हैं। यानी कि एक तरह से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हब बना हुआ है फ्रूट और वेजिटेबल के मामले में। तो अगर आप इंडिया से फ्रूट और वेजिटेबल वगैरह एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो नीदरलैंड आपका एक बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। यहाँ से आप फ्रूट वेजिटेबल अच्छे क्वालिटी के आप नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत से इंपोर्टर हैं जो इंपोर्ट करते हैं और करने के बाद फिर वो यूरोप की दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसीलिए वो जो है एक तरह से बहुत ज़बरदस्त जो है वहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम फ्रूट वेजिटेबल खासतौर से चलता है। अब कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा ऑलरेडी वहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहे हैं नीदरलैंड्स में इंडिया से, उसमें आ रहा है ग्रेप्स यानी कि अंगूर, उसमें आ रहा है एप्पल यानी कि सेब, ऑरेंज आ रहा है, उसके अंदर पाइनएप्पल आ रहा है, मैंगो एक्सपोर्ट हो रहे हैं इंडिया से बहुत ज़्यादा, बनाना यानी कि केला एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडिया से नीदरलैंड्स में, बीन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, पी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इसके अलावा लेमन एक्सपोर्ट किया जा रहा है, गार्लिक भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, और भी बहुत सारी फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो इंडिया से एक्सपोर्ट की जा रही है नीदरलैंड्स में, ठीक है।
और इसके अलावा लेदर के गारमेंट जो है, लेदर के कपड़े, जैकेट वगैरह, ये भी बहुत ज़्यादा इंडिया से एक्सपोर्ट होती है नेदरलैंड्स में। ठीक है, ये सोर्स जो मैं आपको बताई है, जो चीज़ हमने आपको बताई है यहाँ पे, ये पूरा ऑथेंटिक सोर्स से, गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ है, बिल्कुल जेन्युइन है ये। ठीक है, इस पर कोई डाउट मत कीजिएगा, कोई इन्फॉर्मेशन उल्टी सीधी या आगे पीछे या टेढ़ी मेढ़ी है, बिल्कुल जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। अब एक चीज़ और कि ये तो आपका हो गया कि नीदरलैंड में क्या क्या एक्सपोर्ट होता है, उससे आप प्रोडक्ट चुन लीजिए आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे उसके बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि बायर कैसे मिलेंगे, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट के बारे में, स्टार्ट करने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम ये आती है कि बायर कैसे मिलेंगे। बायर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाई है कि बायर आपको कैसे मिलेंगे। उसमें बायर ढूंढने के तकरीबन 20 डिफरेंट वेज हमने डिस्क्राइब किए हुए हैं। उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको देखिए। उसमें उस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी ये सवाल नहीं रहेगा कि बायर कैसे मिलेंगे। उस वीडियो में हर एस्पेक्ट को हमने बायर कैसे मिलेंगे उसको डिस्कस किया है। वो देखने के बाद आप कभी किसी से नहीं पूछिएगा बायर कैसे मिलेंगे, आपको पता चल जाएगा बायर कैसे मिलेंगे। उस वीडियो को आप चेकआउट कीजिए। उसके अलावा एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस है, उसको हमने एक वीडियो में डिस्क्राइब किया है। वो सेकंड वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, उसको भी आप चेकआउट कीजिए। उसमें एक्सपोर्ट करने का एक तरीका स्टेप बाय स्टेप हमने जो एक्सप्लेन किया है उसको आप देखिए। ठीक है, और अब ये सवाल आता है कि एक्सपोर्ट करने में कितना बजट लगेगा। तो बजट के लिए बार बार हम ये कहते हैं कि आपको जितना ऑर्डर मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है बजट। अगर आपको बड़ा ऑर्डर मिला तो आपका बजट ज़्यादा लग जाएगा, छोटा ऑर्डर मिला तो बजट कम लगेगा। और एडवाइजेबल है कि जब आप नया एक्सपोर्ट स्टार्ट कीजिए तो आप जो है ऑर्डर हमेशा छोटा लीजिए, बड़ा ऑर्डर मत लीजिए। अगर बड़ा ऑर्डर मिलता भी है तो भी आप बड़ा मत लीजिए, आप छोटा लीजिए, बड़े को रिफ्यूज़ कर दीजिए। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बहुत चीज़ सीखने पड़ती हैं, वहाँ पर आपको कम रिस्क के साथ आपको अपना एक्सपोर्ट जो स्टार्ट करना है, ताकि अगर कुछ ऊँच नीच हो तो आपका कम लॉस हो। तो हमेशा स्टार्ट कीजिए छोटे ऑर्डर से। अगर आपको बड़ा ऑर्डर भी रहा है तो आप उसको एंटरटेन मत कीजिए, आप उसको वेलकम मत कीजिए, रिफ्यूज कर दीजिए। छोटा ऑर्डर लीजिए, उससे अपना एक्सपोर्ट स्टार्ट कीजिए कम बजट के साथ, ताकि अगर कुछ थोड़ा बहुत लॉस भी हो तो आप उसको बेयर कर सके, अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये हो गया। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन लगेगा। एक्सपोर्ट के लिए सिंपल आपका एक कंपनी होना चाहिए, चाहे प्रोप्राइटरशिप कंपनी हो, पार्टनरशिप कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, या कोई और फॉर्म की कंपनी हो। उस कंपनी के नाम से एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आपका एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जीएसटी होना चाहिए। जीएसटी के बाद आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर होना चाहिए। बेसिकली यही 4 चीज़ें लगती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको मेंबर बनना पड़ता है, वहाँ से आपको आरसीएमसी मिलता है। ये आरसीएमसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सपोर्ट करने के लिए। अगर आपके पास आरसीएमसी नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाइएगा, एक्सपोर्ट आप कर लीजिएगा, मगर बहुत सी चीज़ें जो है वो आप उससे महरूम रह जाइएगा। बहुत से बेनिफिट्स जो आपको मिल सकते थे आरसीएमसी होने की वजह से वो नहीं मिल पाएंगे। तो एडवाइजेबल है कि आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के मेंबर बन जाइए। आपका जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के आपको मेंबर बनना है, वहाँ से आपको आरसीएमसी लेना है। एनुअल फीस होती है, सालाना फीस होती है, उसको देके आपको वहाँ का मेंबर बन जाना है। ठीक है, तो बेसिक यही सब है एक्सपोर्ट में। और आप जो है वहाँ के मेंबर बनने के बाद आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल भी हर स्टेप में आपको मदद करेगी, क्योंकि उसका काम होता है कि रिलेटेड प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, जिस प्रोडक्ट से रिलेटेड आप हैं उसकी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो है आपको एक्सपोर्ट करने में मदद करती है गवर्नमेंट की तरफ से। यही उसका काम होता है। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, वो भी आपको हेल्प करेंगे। वो गवर्नमेंट बॉडी, उनका काम ही है एक्सपोर्टर को हेल्प करना, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाना। ठीक है, वो रिलेटेड प्रोडक्ट होता है। तकरीबन 30 या 32 अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बने हुए हैं। तो आपका जो प्रोडक्ट है उससे जुड़े हुए एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में आपको मेंबर बनना पड़ता है। तो यही है। आप मेरे ख्याल से इस वीडियो में हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन थी तमाम कवर की है। आपको अगर और कुछ जानना है और कुछ सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।